16 जुलाई साल 1945 की सुबह अमेरिका में न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग होनी थी, जिसे देखने के लिए कई बड़े बड़े साइंटिस्ट लॉस एलामोस के खाली डेजर्ट पर पहुंचे और सभी इस जगह से करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर जाकर बैठ जाते हैं। आखिरकार 5:30 पर बम फटता है। इसके बाद वहां मौजूद साइंटिस्ट कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। वहीं जिस लोहे के टावर पर बम को रखा गया वो पिघलकर जमीन पर गिर गया। आसमान में धुएं का बड़ा बादल था। यह विस्फोट बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो एक ही बारी में आसमान में 100 सूरज जल उठे हों। दूर दूर तक मिट्टी जल चुकी थी। इसके फटने के चंद सेकंड्स के बाद ही पूरे रेगिस्तान में गर्मी की लहर दौड़ गई, जिसे बर्दाश्त कर पाना इम्पॉसिबल था। यह विस्फोट एक मशरूम की शक्ल ले चुका था, मतलब चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। ये सब देखकर इस बॉम्ब के क्रेटर ओपेनहाइमर के मुंह से एक ही बात निकली, यानी अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। Now I am become death, the destroyer of worlds. और ये बात 6 अगस्त 1945 यानी टेस्टिंग के ठीक 20 दिन बाद सच भी साबित हुई, जब सुबह 5:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बॉम्ब को गिराया तो उसने इंस्टेंटली 80,000 लोगों की जान ले ली और इतने ही लोग अगले 2 महीने में मारे गए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब इतना खतरनाक क्यों होता है? आखिर कैसे काम करता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब और इसमें ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इस ब्रह्मास्त्र को पाने में लगी है? इसे समझने के लिए हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब पूरी दुनिया एटॉमिक बॉम्ब बनने में दौड़ में जुड़ी थी। पेट भरने के लिए अनाज भले ही ना हो, पर हथियार होने जरूरी है। आज कई देश इसी फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान, जो अपने नागरिकों को ठीक से बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं दे सकता। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन की गिनती करने बैठे तो ये भारत को भी पीछे छोड़ देता है। यानी आज न्यूक्लियर वेपन केवल अमेरिका की जागीर नहीं, बल्कि कई देश आज इसके दम पर आंखें दिखाते हैं। जरा सा मतभेद हुआ नहीं कि बस धमकियां आनी शुरू, फिर चाहे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की बात हो या फिर यूक्रेन रशिया वॉर की। हालांकि इस खतरनाक औजार को बनाने की दौड़ जर्मनी ने शुरू की, लेकिन इसे सबसे पहले खत्म किया अमेरिका ने। खैर ये बात हम बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स लिटिल बॉय और फैट मैन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिटिल बॉय में एक्सप्लोसिव के तौर पर यूरेनियम 235 का यूज किया गया था और फैट मैन में प्लूटोनियम 239, क्योंकि एक तो इन आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन्स की एबिलिटी ज्यादा होती और दूसरा केवल इन्हीं दोनों में न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस पॉसिबल है। अगर उस वक्त की बात की जाए तो लिटिल बॉय में 64 kg एनरिच्ड यूरेनियम का यूज किया गया था, जो 15,000 टन TNT यानी ट्रिनिटोटोलियंस जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज का 1 किलोग्राम यूरेनियम ही 20,000 TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये 1945 के बॉम्ब से 80 गुना ज्यादा पावरफुल है। दैट मीन्स आज का न्यूक्लियर बॉम्ब साइज में छोटा होने के बावजूद भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि एक्सप्लोसिव मटेरियल अब भी यूरेनियम और प्लूटोनियम ही है, लेकिन ज्यादा प्योर फॉर्म में है। अगर हम यूरेनियम की पावर को आसान भाषा में समझें तो जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का यूज होता है। दोनों का कंपैरिजन करें तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 27 लाख किलोग्राम कोयले के बराबर है। यूरेनियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होने की वजह से इसे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे ये छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है। जब यूरेनियम ब्रेक डाउन होता है तो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मानो एक यूरेनियम का एटम है जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टेबल रहता है, लेकिन इसे अनस्टेबल करना होता है ताकि ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर सके। इसके लिए इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड किया जाता है। जैसे ही इसमें न्यूट्रॉन ऐड होता है तो ये अनस्टेबल होकर 2 एटम्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस के दौरान इसमें से खतरनाक एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जिनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो लाइट से भी 30 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे में ये तीनों यूरेनियम के दूसरे एटम से टकराते हैं और उसे तोड़ते हैं। एक बार फिर से इसमें से न्यूट्रॉन्स और एनर्जी निकलती है। इस तरह से एक लंबी और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस चलती रहती है, जब तक यूरेनियम के एटम से पूरी एनर्जी ना निकल जाए। न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर भी यही प्रोसेस होती है। हालांकि बॉम्ब के अंदर इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए उनका डिजाइन अलग होता है।
अगर ओपेनहाइमर के लिटिल बॉय बॉम्ब की बात करें तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बनाया गया डिजाइन गन के मैकेनिज्म की तरह था। ये बम 10 फीट लंबा और 4000 किलोग्राम वजनी था और इसका डायमीटर था 28 इंच। इसे B-29 नाम के एक बॉमर एयरक्राफ्ट से गिराया गया था। इस दौरान एयरक्राफ्ट का काम सिर्फ 38,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर बम गिराने का था। इसके बाद शुरू होता है बम का काम, जिसे हवा में बैलेंस करने के लिए उस पर फिन्स लगाए जाते हैं। वहीं बम में एक 24 वोल्ट की बैटरी भी लगाई गई थी, जो बॉम्ब के गिरते ही टाइमर और इसमें लगे सेंसर बोर्ड को एक्टिवेट कर देती है। तभी इसकी बॉडी पर लगे रडार सेंसर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। वहीं इस दौरान इसमें लगा बैरोमीटर सेंसर कंटिन्यूअसली जमीन से हाइट को चेक करता रहता है और जब लिटिल बॉय हिरोशिमा के ग्राउंड से 19,000 फीट की ऊंचाई पर था तब उसके फायरिंग स्विच को एक्टिवेट किया गया। ये स्विच आगे इग्नाइटर को ऑन कर देते हैं, जिससे स्पार्क जनरेट होता है। इस स्पार्क की साइड में कॉर्डाइट पाउडर से भरे हुए सिल्क के सिलेंड्रिक बैग फिट किए गए थे। कॉर्डाइट एक स्मोकलेस प्रोपेलेंट है जिसमें स्पार्क से एक्सप्लोजन होता है। इसके आगे टंगस्टन कार्बाइड डिस्क लगाई गई थी जिस पर इस एक्सप्लोजन का जबरदस्त फोर्स लगता है। इसके आगे यूरेनियम 235 की सब क्रिटिकल मास वैल्यू रखी गई, जो बीच में से हॉलो यानी खाली थी, किसी रिंग की तरह, और इसका वजन था 34.8 किलोग्राम। अब एक्सप्लोजन की वजह से टंगस्टन कार्बाइड डिस्क 300 पर सेकेंड की स्पीड में यूरेनियम को आगे लेकर जाती है, जहां सिलेंड्रिकल फॉर्म में यूरेनियम 235 की सुपर क्रिटिकल वैल्यू रखी होती है, जिसका वेट था 25.6 किलोग्राम। ऐसे दोनों के साथ आने से यूरेनियम 235 की क्रिटिकल मास वैल्यू होती है। क्रिटिकल मास वो वैल्यू है जिससे यूरेनियम फिशनेबल बनता है। इसके बिना न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल जब यूरेनियम की रिंग स्पीड से आकर इस सिलेंडर में फिट होती है तो पीछे की तरफ लगे इनिशिएटर्स न्यूट्रॉन्स को इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। बॉम्ब की गन बैरल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाई गई थी ताकि जब तक न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कंप्लीट ना हो ये यूरेनियम को होल्ड करके रखे। जैसे ही न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इससे इतनी एनर्जी निकलती है कि ये मेटल पिघलकर ब्लास्ट हो जाती है और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि 1200 फीट डायमीटर की एक फायर बॉल क्रिएट हो जाती है जो ऊपर 6000 फीट तक जाती है। ये विस्फोट एक मशरूम की शक्ल का था और इसका टेम्परेचर था 6000 सेल्सियस, जो सूर्य की सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है। ये फायरबॉल पलक झपकते ही हजारों की जान ले सकता है, जिनकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। इसके बाद ये फायरबॉल बहुत ज्यादा शॉक वेव क्रिएट करेगी, जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से चारों तरफ ट्रैवल कर सकती है, जिससे अर्थक्वेक आने शुरू हो जाएंगे। लिटिल बॉय को सरफेस से कुछ ऊंचाई पर ब्लास्ट किया गया था ताकि फायरबॉल ज्यादा एरिया को कवर कर सके। इस फायरबॉल से इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि डायमीटर में आने वाले लोग तुरंत खत्म हो गए। ब्लास्ट की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि हवा भी गर्म होकर उड़ जाती है, जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है। असल में इस तरह के केस में मेनली 3 तरह से लोग मरते हैं: ब्लास्ट, फायर और रेडिएशन से। ब्लास्ट और फायर का असर एक बार के लिए होता है, लेकिन रेडिएशंस हजारों सालों तक लोगों को मारती रहती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसा खतरनाक हथियार बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसके पीछे भी लंबी चौड़ी कहानी है। बात है 1938 की, जब जर्मन केमिस्ट ओट हैन और उनकी असिस्टेंट लाइज मैकनर ने सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पता चला कि अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से हमला किया जाए तो एक बड़ा धमाका हो सकता है और उससे निकलने वाली हैवी एनर्जी को यूज किया जा सकता है। हालांकि उस वक्त ओटो हैन अपनी इस डिस्कवरी की ताकत को नहीं जानते थे। वहीं ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया गया था, लेकिन जब ये बात हिटलर के कानों तक पहुंची तो उसने इस आविष्कार से बम बनाने की ठानी। ऐसे साल 1939 में जर्मनी वो पहला देश बन गया जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाने के प्रोजेक्ट को जोरों शोरों से शुरू किया। इस काम के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स के बेस्ट साइंटिस्ट यानी वर्नर हेज़ेनबर्ग को लीडर बनाया गया, जो खुद जर्मनी को उभरती शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम यूरेनियम क्लब रखा और इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। वहीं अब तक जर्मनी में यहूदी लोगों पर होने वाले अत्याचार इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन्हें भागकर यूरोप के दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी और इन भागने वालों में कई बड़े बड़े नामी साइंटिस्ट भी थे। वहीं एक समय तो ऐसा था जब यहूदियों के लिए यूरोप में रहना भी मुश्किल हो चुका था।
दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने यूरोप के दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे में इटली से लेकर डेनमार्क, ब्रिटेन और बेल्जियम देश तक के सभी वैज्ञानिकों के पास एक ही रास्ता था कि वो अमेरिका जाकर अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करें, क्योंकि अब तक अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 से कोई लेना देना नहीं था। वो टेक्निकली जर्मनी की नीतियों के खिलाफ भी नहीं था। उधर जर्मनी में वॉर्नर हेजेनबर्ग अपनी रिसर्च में लगे थे और अमेरिका को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जर्मनी उनसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुका है। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बना रहे हैं। आखिर वो किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में मकसद क्या है। बॉम्ब को बनाने की स्ट्रेटेजी को इतना सीक्रेट रखा गया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। फिर भी न्यूक्लियर फिजन के वर्क प्रोसेस और टेक्नोलॉजी की जानकारी दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंट्रीज के पास थी। इसकी वजह थी यहूदी साइंटिस्ट जो यूरोप से भागकर अमेरिका गए। दरअसल वो इस खतरनाक प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से शेयर की, जो खुद भी एक यहूदी थे। फिर क्या था, अमेरिका भी न्यूक्लियर रेस में कूद पड़ा। देखते ही देखते ये हवा ब्रिटेन और जापान तक जा पहुंची। न्यूक्लियर फिजन की इंफॉर्मेशन अब दुनिया के सभी बड़े साइंटिस्ट के पास थी, इसीलिए सभी देश सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते थे। ब्रिटेन और कनाडा पहले ही साथ मिलकर यूके में ट्यूब एलॉयज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जब जर्मनी की बढ़ती बमबारी और अग्रेसिव वॉर पॉलिसीज के चलते ये प्रोजेक्ट खतरे में आया, तो ब्रिटेन और कनाडा के साइंटिस्ट भी इस दौड़ में शामिल हुए और अमेरिका के साथ मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। इसका सीधा सा मतलब था कि उस समय के सबसे शार्प माइंडेड साइंटिस्ट्स महज एक हथियार यानी एटम बॉम्ब को बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इस न्यूक्लियर रेस में एक तरफ अमेरिका था जिसके पीछे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे एक से एक पॉपुलर साइंटिस्ट थे, वहीं दूसरी तरफ था जर्मनी एक अकेले हेजेनबर्ग के साथ। ऐसे में ये रेस अमेरिका और जर्मनी की नहीं बल्कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर वर्सेस हेजेनबर्ग की थी। हालांकि शुरुआती दौर में तो जर्मनी अमेरिका से काफी आगे था, क्योंकि इसके पास एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए वो सभी रिसोर्सेज मौजूद थे जिसकी जरूरत अमेरिका को भी थी। दरअसल एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है, जो काफी रेयर एलिमेंट होने की वजह से दुनिया के कुछ ही देशों में मिलता था, और इन्हीं में से एक था बेल्जियम, जिसके पास यूरेनियम का अच्छा खासा भंडार था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि बेल्जियम पर जर्मनी का कब्जा था। ऐसे में अमेरिका ने दूसरा रास्ता निकाला और यूरेनियम 235 के साथ प्लूटोनियम का यूज किया। आखिरकार करोड़ों वर्कर्स जी तोड़ मेहनत के बाद वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब रहे। उधर हेजेनबर्ग अकेले ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उनके हाथ कुछ खास सफलता नहीं लगी। खैर 1945 आते आते अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। अमेरिका में साइंटिस्ट की टोली ने एक नहीं बल्कि 3 न्यूक्लियर बॉम्ब को तैयार किया, जिनको नाम दिया गया थिन मैन, फैट मैन और लिटिल बॉय। तो ऐसे बनकर तैयार हुआ अब तक का सबसे खतरनाक हथियार। आपका इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।